हैं सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जिसके अंदर आज 22 खिलाड़ी तो स्वयं उपस्थित हुए हैं। और हमें जैसे जानकारी है कि बाकी जो खिलाड़ी होते हैं उनका कोई ना कोई कारण रहता है, कोई प्रैक्टिस में है, कोई बाहर भी गया हुआ है, कोई और खेलों में लगे हैं, तो उनको भी सबको सम्मानित करने के लिए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो राशि है वो सबको पहुंच जाएगी। और कोशिश करेंगे कि अन्य किसी कार्यक्रम में बाकी लोगों को भी बुला करके उनको प्रत्यक्ष सम्मानित किया जाए। हरियाणा खेलों का हब है और इस हब में और ज़्यादा सुविधाएं लोगों खिलाड़ियों के लिए बढ़ाई जाएं, ताकि नई पनीरी, जो नई नर्सरी, वो भी खेलों के माध्यम से आगे बढ़े। 1100 नर्सरीज हमने चला रखी हैं, जिसमें हर एक में 20 से 25 खिलाड़ी ऐसे होते हैं, तो उनका एक जो ट्रेनिंग है बचपन से शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इसके बाद खेलो इंडिया के कार्यक्रम के नाते कुछ केंद्रीय सरकार की ओर से हमको वो मिली है, सैंक्शन मिली है। 10 केंद्रों का तो आज उद्घाटन किया है, 5 केंद्रों का उद्घाटन और कुछ महीने के बाद हो जाएगा। और 7 स्थानों के लिए मैंने अपील की है केंद्रीय मंत्री जी को कि वो जिले बचे हैं तो उनमें भी एक एक केंद्र हो जाए। 22 के 22 जिला केंद्रों में अगर खेलो इंडिया के केंद्र बनते हैं तो खेलो इंडिया का जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है हमारे यहाँ पंचकुला में पिछले साल हुई थी, इसके अंदर और भागीदारी हमारी बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको 14-15 साल पहले डीएसपी भर्ती किया गया था, जो कॉमनवेल्थ या ओलंपिक जीत कर आए थे, उनकी काफ़ी समय से प्रमोशन रुकी हुई है। 14-15 साल उनको देखिए, जो डीएसपी भर्ती किए गए हैं वो डीएसपी हैं, लेकिन आगे की प्रमोशन के कुछ नियम रहते हैं, वो पुलिस विभाग के होते हैं। उस नियमावली के हिसाब से विशेष तौर पर उसमें ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग अगर कर लेते हैं तो उसके बाद आगे प्रमोशन होती है। अगर ट्रेनिंग ना कर सकें तो प्रमोशन में बाधा आती ही है, क्योंकि डीएसपी ट्रेंड होकर के आगे बढ़ेगा तभी फील्ड में जाके कुछ कर पाएगा। खेलों की ट्रेनिंग तो उनकी अच्छी है, लेकिन एक डीएसपी के बाद एक पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग जब तक नहीं होती है तब तक वो बंधन है उसके ऊपर प्रमोशन का। बल्कि इसी में से बहुत से खिलाड़ियों को सुझाव आए थे कि हमको क्लास 1 की, क्लास 2 की अन्य नौकरियां दे दें, ताकि जिसके अंदर ट्रेनिंग भी आसान हो और हम काम अपना जितना हमारे जिम्मे वो कर सकें। क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी, चाहे एचसीएस की है और चाहे एक पुलिस नौकरी एचपीएस डीएसपी है, तो एक पर्टिकुलर लेवल की फील्ड है, तो वो एक सम्मानित किया गया है, उनको नौकरी दी गई है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो नियम डिपार्टमेंट के होते हैं उसके हिसाब से पालन। सर, 9 साल पूरे हुए हैं, कोई बड़ी रैली हरियाणा में करनाल में हो सकती है, सुनने में आ रहा है अमित शाह जी आएंगे। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। 1 नवंबर का तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन अमित शाह जी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं 2 तारीख को करनाल में और एक अंत्योदय सम्मेलन हम करेंगे, ताकि समाज के जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे जो लोग हैं, गरीब हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत के हैं, चाहे वो पेंशन के हैं, चाहे वो अन्य प्रकार की जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे सब बेनिफिशरीज का एक बड़ा सम्मेलन और वो करनाल में किया जाएगा 2 तारीख को। सर, हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो काफी अच्छा कार्य कर रही है। पिछले दिनों 2 विजिलेंस ने 2 आईएएस अधिकारियों को पकड़ाया है, तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों को खौफ रहने लगा है। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम करप्शन ना हो, ये उनका मुख्य एक प्रकार से मैंडेट है। तो उसमें कौन अधिकारी क्या है, वो सामान्य व्यक्ति है या कोई अधिकारी है या कोई नेता है या कोई व्यक्ति है, करप्शन को रोकने के लिए उनको ये नहीं देखना होता कि भाई कौन व्यक्ति क्या है। इसलिए करप्शन रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है और उस भूमिका के अंतर्गत मैं दावा कर सकता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि करप्शन बिल्कुल जीरो हो गया होगा, लेकिन मैंने करनाल के भी बहुत किस्से पहले सुनता था, लेकिन वो किस्से सुनने को बंद हुए हैं। और भी स्थानों पर करप्शन पर रोक लगी है। और करप्शन वास्तव में किसी भी कर्मचारी या किसी व्यक्ति, चाहे अन्य व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, करप्शन हमारे लिए पाप है। करप्शन करना ये समाज के प्रति एक हम अपनी जो भूमिका है वो निर्वहन नहीं करते, बल्कि समाज के साथ अन्याय करते हैं। इसलिए करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अंदर न केवल एंटी करप्शन ब्यूरो, अन्य एजेंसीज जो हैं वो भी पूरा काम करेंगे, उनको हम पूरा सहयोग करेंगे। आपकी जो नई खेल नीति जब आपने बनाई थी तो उस वक्त तमाम तरह के सवाल उठे थे सर, खासतौर पर विपक्ष का ये कह रहा था कि खेल नीति में खिलाड़ियों को ऐसा फंसा दिया कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में लगे रहते हैं, लेकिन अब कई बड़ी प्रतियोगिताएं हो चुकी है सर, आपकी खेल नीति को आए कई साल हो चुके हैं। आप क्या बदलाव देखते हैं सर, नई खेल नीति का कितना फायदा हरियाणा खिलाड़ियों को मिल रहा है और विपक्ष को क्या कहेंगे सर? किसी प्रकार के कोई कागज पूरे नहीं करने पड़ते, लेकिन हरियाणा का एक व्यक्ति आखिर जो हरियाणा में खेला है, गोल्ड में या कोई मेडलिस्ट हुआ है, तो उसका प्रमाण इतना तो चाहिए कि वो हरियाणा का व्यक्ति है कि नहीं है।
उसने कोई मेडल जीता है तो जो मेडल देने वाली एजेंसी है उसको अप्रूव कराना पड़ेगा कि उस खेल में वो एक ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति है जिसने मेडल लिया है। तो ऐसी जितनी ज़रूरी आवश्यकता होती है उतना ही पूरा कराना होता है, उसके अलावा किसी प्रकार की कोई नई चीज़ें नहीं पूरी करनी पड़ती। हाँ, एक नियम जिसके लिए वो बने, नियम वो हर व्यक्ति के लिए हैं, वो नॉर्मल आदमी हो, वो खिलाड़ी हो, वो कोई कर्मचारी हो, वो कोई नेता हो, कोई भी हो। नियमों का पालन समाज में एक सद्भावना लाता है, एक स्वस्थ समाज की कल्पना करता है। कुछ लोग नियम तोड़ेंगे और कुछ लोगों को नियम एक प्रकार से कंपल्सरी हो जाएंगे, तो इसके कारण से भी समाज में असंतोष है। सर, एसवाईएल को लेकर आगे आपने अपनी बात रखी है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी आपकी। देखिए, एसवाईएल का विषय अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अब इस विषय पर कहीं अलग से चर्चा करने का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ठीक डायरेक्शन में अपने काम कर रहा है। उन्होंने एक फैसला दे चुके हैं कि हरियाणा के लिए एसवाईएल बननी चाहिए। अब पंजाब का एक हमेशा एक प्रकार का आपत्ति रहती है कि हमारे पास पानी कम है, हम पानी नहीं दे पाएंगे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हम पानी के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। पानी तो जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो रेगुलर टाइम्स के ऊपर बनते हैं और उसका निर्णय करते हैं कि कितना पानी किसको मिलेगा। लेकिन एक कैरियर ऑफ वाटर, जैसे चाहे पावर डिपार्टमेंट हो चाहे वाटर का मसला हो, हमेशा ये जो फ्लो वाली चीज़ें होती हैं इसका कभी भी कोई संकट आ सकता है। तो इसके अल्टरनेटिव चैनल हर चीज़ के होते हैं। पावर भी मानो इधर से नहीं आई तो दूसरी साइड से पहुंच सके। पानी अगर एक दिशा में चल रहा है किसी एक चीज़ से, वो अगर किसी कारण से संकट आ गया तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव चैनल होना चाहिए। बीएमएल जो है, जो नहर है भाखड़ा मेन लाइन, ये 70 साल पुरानी हो गई है और 70 साल पुरानी नहर पर हम एकदम ये भरोसा करें कि सब हमेशा हमेशा एक वो चलती रहेगी। हमारा भाखड़ा से पानी लेने का अल्टरनेटिव कैरियर वो एसवाईएल के नाते से बनना ये बहुत ज़रूरी है। बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कल कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। वैसे भी हरियाणा के पास अगर क्यूसेक परसेंटेज बात की जाए, पानी ज्यादा मिल रहा है पंजाब से। मैंने तो मैंने कह दिया कि पानी का विषय है ही नहीं, क्यों उसके पीछे पड़े। पानी का विषय ही नहीं है, केवल एक कैरियर बनाने की बात है। वो तो उस चीज़ के लिए ले जाना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर उनकी बात को एक प्रमुखता मिल करके मामला रुक जाए। पानी का विषय जो ट्रिब्यूनल, एक नए ट्रिब्यूनल का गठन करने के बाद हमने कह दी है, तो पानी तो जो वो करेंगे। आखिर कोई जुडिशियस सिस्टम भी होता है, जुडिशियस सिस्टम कभी भी इस प्रकार के विवादों का समाधान करता है। हम और पंजाब आपस में लेना देना नहीं कर पाएंगे, तो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे तो जुडिशरी है, नहीं तो कल को पानी के लिए कोई बनेगा, ट्रिब्यूनल बनेगा, जो फैसला करेंगे। जैसे मानवता के नाते आप सोचते हो नहर का पानी जैसे ओवर हो जाता है कि ऐसे चैनल से जोड़ दिया जाए, तो बाकी मानवता के नाते जो लीडरशिप है वो क्यों नहीं सोच पाती इसके लिए? देखिए, कुछ चीज़ें राजनीति घर की हुई है, तो पंजाब की राजनीति इसमें ज़्यादा चलती है। तो हमारा कहना है कि इससे राजनीति से ऊपर उठें, यही मानवता के आशा वर्कर के 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई, लगता है वो आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। देखिए, हमारी बातचीत जो उनसे हुई है उनका एक ही विषय था कि हमेशा हरियाणा सबसे आगे रहा है। हमारे से पहले जो उन्होंने हमको बताया, जो नोटिफिकेशन दिखाए, तो पश्चिमी बंगाल का 6,000 रुपया मैक्सिमम अभी सारे देश में है। हमने कहा कि ठीक है, 6100 रुपये करके हम उसको सर्वाधिक करते हैं। वहाँ जो छोटा ग्रुप है वो अपने लीडरशिप के नाते तो हमको आश्वासन दे गया, अभी हमारी बात सबको हम मनाएंगे, बात करेंगे। आज अपनी जगह पर पराली के केसेस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन। एक 400 से 500 केसेस आए हैं, हमने उसमें FIR भी किए हैं, जुर्माने भी किए हैं। साथ साथ हमने जो इम्प्लीमेंट्स हैं किसानों को उसको बेल बनाने के लिए, उस पराली की बिक्री के लिए, उसका कमर्शियल यूज़, वो सब बढ़ाया गया है। आज कोई बहुत न्यूनतम जिसको कहना चाहिए वो केसेस है, नहीं होने चाहिए। फिर भी ये अलार्मिंग विषय ऐसा नहीं है कि जिसको कोई भी व्यक्ति कहे कि इसका बहुत बड़ा विषय हो गया। अब तो पहले कितने हजार केसेस होते थे, अब 400-500 केसेस हैं, आगे और कम करेंगे। सर, विदेशों से गैंगस्टर्स द्वारा धमकियां लगातार आ रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही है व्यापारियों से। ये मामले आखिर कब थमेंगे? काफी मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी केसेस उस एरिना में, उस हमारी पकड़ में आते हैं, जिसकी जानकारियां हमें मिल जाती हैं, उसको कोई हम सफल नहीं होने देते। सबके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सबको पकड़ के अंदर करते हैं। अब ये कोई भी टेलीफोन पर बोल के धमकी दे देगा, धमकियां तो छोटे बड़े सब लोगों को आने लग गई हैं, लेकिन धमकियों से किसी को भी कोई चिंता भी नहीं करनी चाहिए, कोई उसके खिलाफ यानी कुछ होगा भी नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जो धमकियाँ सी देते हैं, चाहे फर्जी कॉल्स हों, हॉक्स कॉल्स हों, कुछ भी हो, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा साइबर डिपार्टमेंट हर एक को पकड़ लेता है। और जो विदेश में होते हैं वो जानकारी हम
जो हमारा फॉरेन जो डिपार्टमेंट है क्या इंटरपोल और जो फॉरेन जो हमारा अफेयर्स डिपार्टमेंट फॉरेन MES डिपार्टमेंट है, उनको बता देते हैं, वो आगे कार्रवाई सब लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।